नमस्कार स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान की एक दूसरी ब्रांच जो आपको लिखवाई थी पहले, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज। आवृतबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में जो अध्ययन किया था वो था वर्गीकी, ठीक है ना। आज हम अध्ययन करेंगे बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी को इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। यानी कि इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, पहले भी लिख चुके हैं कि इसमें चाहे कोई सा भी जीव हो वो बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से उसके आकार का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, बाह्य आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो देखिए, क्योंकि अभी हम बॉटनी का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो पादपों की बाह्य आकारिकी पढ़ते हैं, और पादप भी कौन से पढ़ेंगे, कौन से पादपों की पढ़ेंगे? आवृतबीजी पादपों की। आवृतबीजी पादप जो अपने आसपास में है, ठीक है, जिनके बीज और फल दोनों होते हैं, तो उनकी बाह्य आकारिकी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अपने पास में जो बाह्य आकारिकी पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं। तो हम इनकी अलग अलग बाह्य आकृति को पढ़ने वाले हैं कि जड़ की बाह्य आकृति कैसी होती है, कितने प्रकार की होती हैं, ऐसे ही तना कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है ना, और पत्तियां भी कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती है। मतलब एक पेड़ पादप बाहर से कैसे दिखता है, इसका हम अध्ययन करते हैं बाह्य आकारिकी में। तो सबसे पहले हम जड़ ले लेते हैं कि जड़ कैसी दिखती है। तो जड़ वैसे आप जानते हो ये भूमिगत भाग होता है, और ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पादप को पहुंचाता है। ये क्रिया अगर जल कैसे अवशोषित करता है, कैसे पादप में जाते हैं, तो वो कारिकी में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इस जड़ की आंतरिक संरचना कैसी है, वो एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि आंतरिक संरचना कैसी है, ये भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। केवल यहाँ पे तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि बाहर से देखने पे जड़ कैसी दिखती है और कितने प्रकार की होती है। ओके, तो जड़ जो है वो बाहर से देखने पे आप जानते हो कैसी दिखाई देगी, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है। तो मान लीजिए ये भूमि है, तो इसके अंदर इस प्रकार की आपको एक जड़ दिखाई देगी। इसके यहाँ पे और ब्रांच निकल सकती हैं, ठीक है ना। तो हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन की जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके हमारे को तीन भाग मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। वो तीन भाग कौन से? तो इसी भाग को मैं बना रहा हूं यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से। इसी के आगे वाले सिरे पे मूल गोप होता है, यानी कि जड़ के आगे आगे के सिरे पे क्या होता है? मूल गोप होता है। एक नुकीली संरचना होती है। ये क्या काम करती है? ये मूल गोप इस मूल के अग्र सिरे को जमीन में धंसने में सहायता करती हैं और इसकी सुरक्षा करती है कि ये टूटे नहीं, ठीक है। चलो, ये तो मूल गोप की बात हुई। अगर इस जड़ के क्षेत्र की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसको तीन भागों में बांटते हैं। ये जो आपको यहाँ ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं परिपक्व क्षेत्र। यहां का ये जो एरिया है वो कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। और ये वाला जो एरिया है ये कहलाएगा विभाजनशील। या कोशिका का बार बार विभाजन होता है और नई कोशिकाएं यहां पे बनती हैं, तो इसको हम विभाजनशील क्षेत्र भी कहते हैं। विभाजनशील क्षेत्र। यहां पर विभज्य ऊतक पाए जाते हैं जो बार बार विभाजन करते हैं। तो देखो, इनका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मूल है, इस मूल का परिपक्व क्षेत्र है, और इसी परिपक्व क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे मूल रोम पाए जाएंगे। इस जड़ के जो रोम होंगे वो कहाँ निकलेंगे? परिपक्व क्षेत्र में। तो आपके एक साधारण सा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मूल रोम निम्नलिखित में से कहां पर उपस्थित होते हैं? तो उनमें से दे देगा वो परिपक्व क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और विभाजनशील या विभज्योतक क्षेत्र। तो आपको क्या राइट करना है? परिपक्व क्षेत्र में ये मूल रोम होते हैं। और मूल रोम क्या काम करेंगे? ये जो मूल रोम होंगे, ये मूल रोम जल का अवशोषण करने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। चलिए, दीर्घीकरण क्षेत्र नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेंगे? इस मूल की लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है ना।
तो मूल बढ़ेगी तो ये लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा, ये वाला क्षेत्र, यानी कि यहां से मूल की लंबाई बढ़ेगी। और ये आगे वाला जो क्षेत्र है, नाम से पता चल रहा है विभाजनशील, विभज्योतक उत्तक होंगे यहाँ पे, और बार बार विभाजन करके नई कोशिकाएं बनेगी, और नई कोशिकाएं बनने से भी इसकी आगे ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये सामान्य मूल के जो भाग होते हैं उनका हमने अध्ययन किया। अब देखिए हम बात करते हैं मूल के प्रकार की। तो मूल कितने प्रकार की होती हैं, इस पे बात करते हैं। मूल के प्रकार, देखिए मुख्य रूप से वैसे मूल दो प्रकार की ही होती है, ठीक है ना। अगर मुख्य रूप देखेंगे तो कितने प्रकार मिलेंगे, इसके दो प्रकार मिलेंगे। एक तो मिलते हैं बेटा मुसला मूल, जिसको इंग्लिश में टेप रूट कहते हैं, ठीक है ना, मुसला मूल। अब ये कैसी होती हैं, और जो दूसरा प्रकार होता है वैसे वो होता है अपस्थानिक मूल। एडवेंटेशियस रूट कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए जो मुसला मूल होती है ये किस प्रकार की होती है, जैसा कि अभी हमने पहले जो डायग्राम बनाया था वो एक मुसला मूल का ही बनाया था। मुसला मूल इस प्रकार की होगी कि एक मेन मूल होती है, इस मेन मूल के यहां पे एक और दूसरी मूल निकल जाएगी जिसको हम द्वितीयक मूल कहेंगे। इस द्वितीयक मूल के और भी आगे मूल निकल सकती हैं जिसको हम तृतीयक मूल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे इसके शाखाएं निकल जाती हैं। क्या निकल जाती है बेटा, शाखाएं निकल जाती हैं, और यहाँ इस क्षेत्र में क्या रहेंगे, मूल रोम रहेंगे। जैसे इसका परिपक्व क्षेत्र यहाँ पे होगा तो यहाँ पे रोम होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो तंत्र बनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे मुसला मूल तंत्र। कौन सा तंत्र बोलेंगे, मुसला मूल तंत्र बोलेंगे। जो अपस्थानिक मूल होती है, देखो ये वास्तविक मूल होती हैं, भूमिगत होती हैं, ठीक है ना, और अधिकतम द्विबीजपत्री पादपों में यही होती है। मुसला मूल जो होती है वो अधिकतम द्विबीजपत्री पादपों में यही मिलती है। और ये जो अपस्थानिक मूल है ये वैसे मैं बता दूं एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, लेकिन द्विबीजपत्री में भी मिलती है, ठीक है ना। एक बीजपत्री पादपों में ये होती हैं, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री में मिलती हैं। अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों रखा, अपस्थानिक। अपस्थानिक का मतलब हुआ कि ये अपने स्थान से नहीं उगती है। कहने का मतलब जो मूल का वास्तविक स्थान होना चाहिए भूमिगत भूमि के अंदर। तो देखिए ये एक बीजपत्री पादपों में के उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं का पौधा हम लेते हैं, तो गेहूं में क्या होता है, जैसे कि ये गेहूं का पौधा है, अब इसकी जो रूट बनेगी सबसे पहले जो, जैसे कि बीज अंकुरित हुआ ना, गेहूं का बीज है वो अंकुरित होगा। तो जब बीज अंकुरित होता है तो उसे दो भाग निकलते हैं। एक तो निकलता है ऊपर की ओर प्रांकुर, प्रांकुर से तो क्या बन जाएगा, प्रेरो बनता है, और प्रेरो फिर तना और पत्तियां बन जाएगी, यानी कि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। इसी बीज से, यहाँ पे बीज है, ये बीज से एक तो प्रांकुर बन गया, एक बनता है यहाँ पे मूलांकुर। ये मूलांकुर है, इस मूलांकुर से मूल बनेगी। तो देखो मैं आपको अपस्थानिक मूल बता रहा हूं, है ना, यहां पे भी बनेगा तो ऐसे ही, मुसला मूल भी ऐसे ही बनती है। लेकिन इसको अपस्थानिक क्यों कहा, क्योंकि इसके में जो पहले टाइम में जो मूलांकुर बना वो कुछ समय बाद में समाप्त हो जाएगा, और इस ये तो समाप्त हो गया पहले वाला बना जो, तो और इसके आसपास यानी कि चारों तरफ से नई मूल निकल जाती है। इस प्रकार से नई मूल निकलेगी इसके चारों तरफ से, रेशेदार मूल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसको अपस्थानिक कहने का यही कारण है कि जो वास्तविक मूल था, मूलांकुर था, वो तो पहले निकला और नष्ट हो गया, और उसके स्थान पे, उसके आसपास दूसरे स्थान से क्या निकल रही है, मूलें निकल रही हैं। तो इस प्रकार की मूलों को हम रेशेदार मूल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मूल होगी उसको बोलेंगे हम रेशेदार, रेशेदार मूल। तो देखिए ये रेशेदार मूल है। ऐसे एक बीजपत्री पादपों में होता है, जैसे कि मान लीजिए ये गेहूं का पौधा था तो उसमें होगा। मक्का का अगर हम बात करेंगे तो मक्का में भी ये होगा, जैसे कि ये मक्का है, मक्का के तने में हमारे को पर्व और पर्व संधियां दिखती हैं, गन्ने में भी दिखती हैं स्पष्ट रूप से। वैसे सभी तनों के अंदर पर्व और पर्व संधियां होती हैं, जैसे कि ये पर्व है और ये क्या है, पर्व संधि है। तो ये गन्ने और मक्का में, ज्वार में तो
स्पष्ट दिखती है, लेकिन तने की यही विशेषता है कि तने के अंदर स्पष्ट रूप से क्या होगी, पर्व और पर्व संधियां होगी। ठीक है ना। तो देखो मैं आपको ये यही समझा रहा था एग्जाम्पल कि जो रेशेदार मूल या फिर जो अपस्थानिक मूल है वो यहाँ पे तो होगी ही सही, लेकिन जमीन के पास में जो पर्व संधि होती है वहां पे भी ये निकल जाती हैं। जैसे कि यहां से भी जो मूल निकलेगी वो जमीन में धंस जाएगी और इसको खड़ा रखने में सहायता रखेगी। तो ऐसे यहां से भी निकल सकती हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को भी हम अपस्थानिक जड़ें ही कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये अपस्थानिक मूलें अभी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं आगे, और दूसरे स्थानों से भी निकलती हैं, जैसे बरगद के अंदर निकलती हैं। बरगद का जो पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ में जैसे मान लीजिए ये शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकल करके नीचे की ओर निकलती हैं और वो जमीन में धंस जाती हैं। इनको भी हम अपस्थानिक मूलें कहेंगे। जब ये क्या करेगी, बाद में थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और इस बरगद के पेड़ को सहारा प्रदान करेगी ताकि ये गिरे नहीं। तो इन जड़ों को भी हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल बोलते हैं। ठीक है। तो अपस्थानिक मूलें, अपस्थानिक यानी कि इसका जो स्थान होता है ना, वो वास्तविक स्थान नहीं होकर के दूसरा स्थान होता है, क्योंकि जैसे ये बरगद का पेड़ है तो इस बरगद के पेड़ की वास्तविक मूल तो इधर होगी। ठीक है। लेकिन ये अपस्थानिक दूसरे स्थान से निकल रही हैं। यहां पे भी देखिए दूसरे स्थान से यानी कि पर्व संधियों से या तने से निकल रही हैं। यहां पे भी जो वास्तविक मूल थी वो तो समाप्त हो गई और उसके आसपास के क्षेत्र से निकल रही हैं, इसलिए इनको अपस्थानिक मूलें कहते हैं। ये अधिकतम वैसे एक बीजपत्रियों में होती हैं और इनको रेशेदार मूल, क्योंकि ये जब प्राथमिक रूप से निकलेगी तो रेशों के रूप में निकलेगी, इसकी जैसे नहीं होगी। ओके। तो इस प्रकार से दो तंत्र चलते हैं अपने, एक तो मूसला मूल तंत्र और दूसरा जो चलता है वो अपस्थानिक मूल तंत्र का है, जिसके अंदर मेन मुख्य रूप से रेशेदार मूल होती हैं। ठीक है। चलिए।
चलिए देखो, अब हम पढ़ेंगे मूलों का रूपांतरण। मूलों का रूपांतरण यानी कि इनके कार्य, अलग अलग कार्य के आधार पे मूल अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है ना। जैसे तर्क रूपी मूल, तर्क रूपी मूल का मतलब होता है कि इसकी संरचना कैसी होगी, तर्कु की जैसे। तर्कु किसे कहते हैं, धागे की जैसे। तर्कु रूप है, यानी कि तर्कु का मतलब क्या होता है, धागा जैसे। अब धागा, धागा, ठीक है ना, धागे जैसे। अब धागे जितना पतला तो नहीं होगा, लेकिन धागे जैसी संरचना होगी इस प्रकार की, देखना। इस प्रकार की धागे जैसी संरचना होगी, मतलब बराबर मोटाई की, और फिर अंतिम सिरा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के फिर यहां से और रूट निकल सकती है, ठीक है ना, इस प्रकार से रूट निकल सकती है। यानी कि ये उदाहरण किसका हो जाएगा, मुसला मूल तंत्र का। लेकिन इसका रूप कैसा है, तर्कु जैसा, तो इसको हम तर्कु रूप वाली मूल कहेंगे। और ऐसी मूल पाई जाती है मूली के अंदर। किसके अंदर, इसका जो उदाहरण होगा तर्कु रूप मूल, वो किसमें होगा, मूली के अंदर। तो आप सब मूली खाते ही हो, तो मूली की संरचना देखी होगी, इस प्रकार की मूली होती है, ठीक है ना, यानी कि वो तर्कु रूपी होती है। अच्छा, मूली के साथ में आप गाजर भी खाते हो, गाजर का रूप कैसा होता है, कोई बता सकता है, गाजर का रूप कैसा होता है, शंकु की जैसे। शंकु है जिसको आप कौन बोलते हो, शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन, कौन शेप में, जैसे मेहंदी का कौन आता है ना, वैसे। तो शंकु रूपी मूल ये गाजर के अंदर होगी। और इसमें देखना क्या अंतर है, जैसे गाजर की जो मूल होगी ना, वो इस प्रकार की होगी गाजर, देखना आप, इस प्रकार की। मतलब यहां से यहां वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा है ना, फिर वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो इसमें ये अंतर मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे शंकु रूपी मूल, जो कि गाजर के अंदर होगी, ठीक है। गाजर का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और इसकी संरचना आप देख ही रहे हो। चलिए, इनके अलावा देखिए, आप जानते हो कि जैसे इनके अलावा जो तर्करूपी और शंकुरूपी हैं, इसके अलावा जो मूल हैं वो इस प्रकार की मिलती हैं बिना किसी निश्चित आकृति के, ठीक है ना, बिना किसी निश्चित आकृति के मिलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, या फिर उससे पहले ये वाली लिख लो, जैसे कंद के रूप में, जड़ जो है वो कंद के रूप में मिलती हैं। और ऐसी मूल मिलेगी इस प्रकार की, इस प्रकार की मूल, इस प्रकार की, जैसे कि सलजम वगैरह में, ठीक है ना, इसके अंदर सलजम में, शकरकंद में, तो इसका उदाहरण हो जाएगा शकरकंद। इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शकरकंद। ये कंदीय मूल का एग्जाम्पल है। तो ये जो तीन उदाहरण थे, ये तीनों मिलते हैं बेटा मूसला मूल के, है ना। इसमें देखो, यहाँ पे गाजर के अंदर भी और शाखा निकल सकती है, यानी कि यहाँ से ब्रांच हो सकती है, यानी कि तीनों ही क्या है, मूसला मूल के रूपांतरण है। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो होंगे अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। चलिए, जैसे अपस्थानिक मूलों का अगर हम रूपांतरण की बात करेंगे, तो अपस्थानिक मूलों का रूपांतरण पढ़ें तो देखिए, एक तो होती है बरगद की, ये बरगद की लिख लो पहले। अपस्थानिक मूल का रूपांतरण, जैसे कि स्तंभ मूल जिसको हम बोलते हैं, इस रूपांतरण को क्या बोलेंगे, स्तंभ मूल, क्योंकि वो स्तंभ की जैसे बन जाती है, और ये बनती है बरगद में। जैसे आपको पिछले उदाहरण में बताया था मैंने कि जो बरगद का पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ से जैसे यहाँ पे ब्रांच जा रही है, तो यहाँ से इस प्रकार की जड़ें निकल जाएगी, यहाँ ब्रांच है, इधर से जड़ निकल जाएगी, और ये जड़ पूरी लंबाई तक जाकर के जमीन के अंदर प्रवेश करेगी, और यहाँ पे ये क्या करेगी, एक स्तंभ की जैसे बन जाएगी। किसकी जैसे बन जाएगी बेटा, स्तंभ की जैसे बन जाएगी, और सहारा प्रदान करेगी ये, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको स्तंभ मूल कहते हैं। तो ऐसी पाई जाएगी किसमें, बरगद वगैरह में, बरगद आदि के अंदर, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। देखो, यहाँ पे इसको स्तंभ मूल कहेंगे,
और इससे पहले के उदाहरण में हमने देखा था कि गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उनके भी ऐसी जड़ निकल जाती है ना। जैसे यहाँ पे पर्व संधि से एक जड़ निकल जाएगी, इसकी जो मेन जड़ है वो तो यहाँ पे है ही सही, यहाँ पे वो निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस वाली जड़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से जो निकल रही है इसको, यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज है, अवस्तंभ मूल कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, अवस्तंभ मूल। तो यहाँ पे इसका प्रकार लिख लीजिए, अवस्तंभ मूल। और अवस्तंभ जो मूल होगी उसका उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कि ज्वार के अंदर, मक्का में, आदि पादपों में ऐसी होती है। इसके बाद में देखिए कुछ मूल एक अलग कार्य के लिए, जैसे यहाँ पे सहारा प्रदान करने के लिए हो सकती है, जैसे कार्य भी लिख लीजिए। यहाँ पे स्तंभ मूल क्या करेगी बेटा, सहारा प्रदान करेगी, ठीक है ना, सहारा प्रदान करती है ये। ऐसे ही अवस्तंभ मूल भी क्या करेगी, सहारा प्रदान करेगी। ऐसे इन मूलों का कुछ और काम भी बन जाता है। जैसे एक मैं बताऊं, श्वसन मूल। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एक इस प्रकार की मूल है जो श्वसन करने का काम करेगी। अब वैसे आपको पता है ये तो जमीन में रहती है जड़ें, तो फिर ये श्वसन कैसे करेगी, तो देखिए और ये कौन से पादपों में होगी, तो ये श्वसन मूलें मैंग्रोव वनस्पति में होती है बेटा, मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ होती है, दलदली क्षेत्र में होती है, ये दलदल के अंदर, यानी कि समुद्री किनारे। दलदल कहाँ पे मिलेगा, समुद्री किनारे पे। तो समुद्री किनारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको हम मैंग्रोव वनस्पति कहेंगे, ठीक है। और उनमें श्वसन मूलें होती हैं क्योंकि उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए इनकी जो जड़ें होगी, जैसे मान लीजिए कोई मैंग्रोव वनस्पति है ये, तो मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ है, जैसे इधर जमीन में जा रही थी ना, तो ये क्या करेगी, कुछ क्षेत्र से ऐसे वापस बाहर निकलेगी ऊपर की ओर। इधर से भी जो मूल जा रही थी वो ऊपर की ओर निकलेगी, फिर जाएगी, फिर ऊपर की ओर निकलेगी। तो ये एक पौधे की क्या हो जाएगी, ये जड़ें हो गई इस प्रकार से। ये मतलब जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई में वापस बाहर निकलती हैं और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा श्वसन करने का। हालांकि पत्तियों से ये श्वसन करता है, लेकिन ये हेल्प करेगी, ऐसा नहीं कि संपूर्ण श्वसन ही जड़ें करेगी। श्वसन का कार्य पत्तियां करेगी, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पर का काम करेगी। तो इनको न्यूमेटाफोर भी कहते हैं, न्यूमेटाफोर या श्वसन मूल। न्यूमेटाफोर या श्वसन मूल इसको बोलते हैं। ये मैंग्रोव वनस्पति में होती हैं और क्या काम करती हैं, श्वसन करने का काम करती है। और कहां पाई जाएगी, दलदली क्षेत्र में, समुद्री किनारे, मैंग्रोव वनस्पति में ये पाई जाती है, ठीक है। चले अगला अगर इसका रूप देखें तो कुछ पादपों के अंदर ग्रंथिल जड़ें भी पाई जाती हैं, यानी कि उन जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथिल जड़ें, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उन जड़ों में क्या होगी, ग्रंथियां होगी। और ग्रंथियां मतलब गांठी जैसी संरचना होगी, और वो ग्रंथियां कुछ रसायनों का उत्पादन कर सकती हैं, ठीक है ना, जो कि उस पादप के लिए आवश्यक है। जैसे ऐसी ही ग्रंथिल जड़ें या ऐसी जड़ें जिनमें गांठें पाई जाती हैं वो मटर वाले कुल में पाई जाती हैं, जैसे कि चना वगैरह में, मटर में, है ना। और वहां पे एक जीवाणु भी रहता है, राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो वो इसमें आ जाएगा जिसमें ग्रंथियां पाई जाएगी। ऐसे ही ग्रंथियों के अलावा कुछ मूलें इस प्रकार की भी होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषी मूलें कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर मूल तो वैसे जमीन में होती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने वाली मूल तो ये सभी पादपों में नहीं होगी, ये कुछ विशेष पादपों में ही होगी। जैसे इसका उदाहरण मिलेगा अपने को सिंघाड़ा में, क्योंकि ये जलीय पादप है। सिंघाड़ा कैसा पादप बेटा, जलीय पादप है। अब इसको पानी की तो कमी नहीं है क्योंकि पानी के अंदर रहता है, तो वैसे इसकी जो वास्तविक कार्य है जड़ का, जल का अवशोषण करना, तो जल के अंदर तो ये है ही सही, तो मुख्य कार्य तो इसका ये होगा नहीं। तो इसकी जो जड़ें होगी वो भी क्या है, हरी होती है, यानी कि उनमें पर्णहरित होता है, ठीक है। और पर्णहरित होने की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो यहाँ पे सिंघाड़ा के अंदर प्रकाश संश्लेषी जड़ें भी मिलती हैं, ठीक है। हाँ बेटा, क्या चीज,
हाँ हो सकता है, नहीं धान के अंदर होगी तब है ना, सिंघाड़ा में ये वास्तविक रूप से दिखती है, ठीक है बेटा, तो ये इसका हो जाएगा। चलिए आप यहां तक नोट कीजिए है ना।